नमस्कार, न्यूज एट नाइट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इस बुलेटिन को अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। बीते रविवार दुनिया ने एक और तख्तापलट का सामना किया। अब यह तख्तापलट सीरिया में हुआ है। विद्रोहियों ने राष्ट्रपति बशर अल असद को न केवल सत्ता से बाहर किया है बल्कि देश छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया है। जी हां, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने परिवार के साथ सीरिया से रवानगी ले ली है और प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी जलाली और सीरियाई नेता ने सरेंडर कर दिया है। सीरिया की राजधानी दशमिक पर विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। हयात तहरीर अल शाम का सरगना अबू मोहम्मद अल जुलानी है। जुलानी अलकायदा समूह में भी शामिल रहा है। ये 2016 से सीरिया में एक्टिव है। बाद में रूस ने बयान जारी किया कि रूस ने मानवता के नाते बशर अल असद और उसके परिवार को शरण दी है। हालांकि सीरिया के नज़दीकी माने जाने वाले ईरान ने पल्ला झाड़ने वाला बयान दिया है। ईरान के मुताबिक सीरिया को अपने घरेलू मामलों से खुद निपटना चाहिए। सीरिया में गृहयुद्ध तकरीबन 14 साल पुराना है। राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके परिवार ने इस देश पर 53 सालों तक राज किया है। 2011 में हुई अरब क्रांति के दौरान सीरिया में भी विद्रोह हुआ था, लेकिन तब इसे दबा दिया गया था। इस विद्रोह को दबा जरूर दिया गया था, लेकिन तब से लगातार सीरिया में विद्रोह जारी रहा। इसमें तकरीबन 5 लाख सीरियाई लोगों की मौत हो गई है। 2020 में सीरिया सरकार और विद्रोहियों के बीच एक सीज फायर हुआ था। तब से विद्रोही एकदम शांत थे, लेकिन हालिया तख्तापलट बीते 10 दिनों में हुआ है। विद्रोहियों ने सरकार को संभालने का मौका नहीं दिया है। तख्तापलट के बाद सीरिया का भविष्य क्या है, ये तो एक पेचीदा सवाल है। हालांकि विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम की तरफ से बयान आया है कि वे सीरियाई जनता और उनके संस्थानों की रक्षा करेंगे। साथ ही जब तक सरकार का ट्रांजिशन नहीं होता, ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन प्रधानमंत्री की देखरेख में रहेंगे। देखिए, अरब स्प्रिंग 2010 की शुरुआत में अरब दुनिया में सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सशस्त्र विद्रोहों की एक श्रृंखला थी। इसकी शुरुआत ट्यूनीशिया से भ्रष्टाचार और आर्थिक महंगाई के विरोध में हुई थी। ट्यूनीशिया से शुरू हुआ ये विद्रोह लीबिया, इजिप्ट, यमन, सीरिया और बहरीन तक फैल गया। सीरिया पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। स्क्रीन पर आ रहे मैप में आप देख पा रहे होंगे कि ये देश अपनी सीमा उत्तर में तुर्की, पश्चिम में लेबनान, पूर्व में इराक, दक्षिण में जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में इजराइल से साझा करते हैं। इसके पश्चिम में भूमध्य सागर स्थित है। सीरिया अपनी पूरी तटरेखा भूमध्य सागर के साथ ही साझा करता है। इस खबर से जुड़ा एक सवाल 2014 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। गौर करिए, प्रश्न था, हाल ही में एक जन विद्रोह श्रृंखला जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया मूलतः किस देश से शुरू हुई? मिस्र, लेबनान, सीरिया या फिर ट्यूनीशिया? इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी यानी ट्यूनीशिया। एफडीआई के लिहाज से भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। दरअसल अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के बीच भारत का एफडीआई $1 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। ये आंकड़े डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा जारी किए गए हैं। इससे साफ जाहिर है कि वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान एक सुरक्षित निवेश गंतव्य के तौर पर हो चुकी है। भारत में आने वाली कुल एफडीआई में से 25% एफडीआई मॉरिशस रूट के जरिए आती है। देखिए, मॉरिशस एक टैक्स हेवन देश है, मतलब यहाँ पर नाम मात्र का टैक्स लगता है और भारत और मॉरिशस के बीच एक समझौता भी है। इस समझौते के तहत कंपनीज को भारत या मॉरिशस एक ही जगह कर चुकाना होता है। अब जब मॉरिशस में टैक्स नाम मात्र को लगता है तो कंपनीज वही टैक्स चुकाना पसंद करती हैं। मॉरिशस रूट यहीं से शुरू होता है। भारत के ही कुछ लोग अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए मॉरिशस में शेल कंपनी खोलते हैं और वहां से बैठकर भारत में निवेश करते हैं। ये सब बेहद कम या नाम मात्र के टैक्स से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का एक तरीका है। इसे ही मॉरिशस रूट कहा जाता है। भारत में सिंगापुर से 24%, यूएसए से 10%, नीदरलैंड से 7%, जापान से 6%, यूके से 5% और यूएई से 3% एफडीआई हासिल होती है। भारत में जिन क्षेत्रों में एफडीआई आ रही है उनमें सेवा क्षेत्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दूरसंचार, व्यापार, निर्माण विकास, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। देखिए, एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब है कि जब किसी कंपनी या परियोजना में सीधे निवेश किसी दूसरे देश के निवेशक द्वारा जाता है। यह निवेशक एक व्यक्ति, कंपनी या सरकार हो सकते हैं और वे उस कंपनी के प्रबंधन और संचालन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में एक फैक्ट्री लगाती है या किसी कंपनी को भारत में बड़ी हिस्सेदारी को खरीदना होता है तो यह एफडीआई कहलाता है।
इसके विपरीत FII यानी विदेशी संस्थागत निवेश तब होता है जब विदेशी निवेशक केवल शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर या बॉन्ड खरीदते हैं, लेकिन कंपनी के संचालन या प्रबंधन में कोई भूमिका नहीं निभाते। इसका उद्देश्य आमतौर पर अकाल्पनिक वित्तीय लाभ होता है, जबकि FDI दीर्घकालिक निवेश होता है। देश में FDI के लिए दो रूट हैं, ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट। यदि किसी क्षेत्र में FDI ऑटोमेटिक रूट के तहत अलाउड है तो निवेश से पहले किसी भी तरह के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। इसमें निवेश के 30 दिनों के भीतर RBI को सूचना देनी होती है। वहीं गवर्नमेंट रूट में जिस क्षेत्र में विदेशी निवेश किया जा रहा है वहां की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है। वर्तमान में ज्यादातर क्षेत्रों में FDI ऑटोमेटिक रूट से अलाउड है, लेकिन दूरसंचार, मीडिया, फार्मास्यूटिकल्स और बीमा जैसे क्षेत्रों में सरकारी परमिशन की जरूरत होती है। वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में FDI प्रतिबंधित है। इनमें लॉटरी, जुआ और सट्टा, चिट फंड, निधि कंपनी, रियल एस्टेट कारोबार और सिगरेट का निर्माण शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 60वें स्थापना दिवस समारोह की परेड में हिस्सा लिया। वे राजस्थान के जोधपुर में आयोजित हुए इस परेड समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। इस मौके पर उन्होंने भारत में एंटी ड्रोन यूनिट की स्थापना की घोषणा की। ये यूनिट देश को ड्रोन से होने वाले खतरों से बचाएगी। उनके मुताबिक आने वाले वक्त में ड्रोन से खतरे जुड़े बढ़ेंगे और इसीलिए ड्रोन यूनिट का विचार आने वाले वक्त के खतरों को देखकर किया जा रहा है। इन चुनौतियों को समझते हुए एक लेजर से लैस एंटी ड्रोन गन माउंट सिस्टम विकसित किया गया है। इसका यूज करके पंजाब के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर ड्रोन घुसपैठी के 55% मामलों को रोका और निष्प्रभावी किया गया है। इसके अलावा सरकार ने एक और पहल की शुरुआत की है जो अभी पायलट फेज में है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का विकास किया गया है। आपको बता दें कि BSF यानी सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर 1965 को अस्तित्व में आया था। KF रुस्तम जी इसके पहले प्रमुख और संस्थापक थे। इसके गठन के वक्त BSF में कुल 25 बटालियन थीं, जो कि अब बढ़कर 192 बटालियन हो गई हैं। 2.7 लाख सैनिकों के साथ BSF दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। UNCCD यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 3 दशकों में 2020 तक पृथ्वी के 77% से ज्यादा भूभाग ने उससे पहले के 30 सालों के मुकाबले शुष्क जलवायु का सामना किया है। इसी दौरान पृथ्वी पर 4.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ड्राईलैंड यानी सूखी भूमि का विस्तार हुआ है, जो अब पृथ्वी की कुल भूमि के मुकाबले 40% के करीब है। यह रिपोर्ट सऊदी अरब के रियाद में UNCCD के 16वें सम्मेलन के दौरान जारी की गई थी। यह सम्मेलन 2 से 13 दिसंबर 2024 के बीच आयोजित किया जा रहा है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी नहीं की गई तो इस सदी के अंत तक पृथ्वी के 3% ह्यूमिड एरियाज ड्राईलैंड में बदल जाएंगे। रिपोर्ट बताती है कि पिछले 3 दशकों में ड्राईलैंड पर रहने वाले लोगों की संख्या दोगुनी होकर 2.3 बिलियन हो गई है। आंकड़े बताते हैं कि सबसे खराब स्थिति को अगर लेकर चलें तो साल 2100 तक ड्राईलैंड पर 5 बिलियन के करीब लोग रह सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि परसेंटेज वाइज देखें तो दक्षिण सूडान और तंजानिया में भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत ड्राईलैंड में कन्वर्ट हो रहा है। वहीं चीन में सबसे ज्यादा एरिया नॉन ड्राईलैंड से ड्राईलैंड में बदल रहा है। आपको बता दें कि UNCCD की स्थापना मरुस्थलीयकरण से निपटने के लिए 1994 में की गई थी। इसकी स्थापना हमारी भूमि की रक्षा और उसे बहाल करने तथा एक सुरक्षित, न्यायसंगत और अधिक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। वैश्विक स्तर पर UNCCD मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए स्थापित एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी फ्रेमवर्क है। भारत ने इसे 17 दिसंबर 1996 को रेटिफाई किया था। चलिए हम नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है स्टैगफ्लेशन या मुद्रास्फीति जनित मंदी। स्टैगफ्लेशन का मतलब अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से है जिसमें आर्थिक विकास की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी उच्च स्तर पर होती है। पहले अर्थशास्त्री इस स्थिति को असंभव मानते थे क्योंकि यह पारंपरिक आर्थिक सिद्धांतों को चुनौती देता है, लेकिन 1970 के दशकों में विकसित देशों में यह स्थिति देखने को मिली, खासतौर पर तेल संकट के दौरान। आइए इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल स्टैगफ्लेशन को समझने के लिए हमें फिलिप्स वक्र को समझना होगा। फिलिप्स वक्र एक आर्थिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि महंगाई और बेरोजगारी के बीच विपरीत सिद्धांत होता है, यानी जब बेरोजगारी घटती है तो महंगाई बढ़ती है और जब महंगाई घटती है तो बेरोजगारी बढ़ती है। लेकिन स्टैगफ्लेशन में यह वक्र काम नहीं करता क्योंकि यहां महंगाई और बेरोजगारी दोनों ही बढ़ जाती हैं।
यह स्थिति फिलिप वक्र को गलत साबित करती है और बताती है कि हमेशा महंगाई और बेरोजगारी का सीधा संबंध नहीं होता। यानी स्टैगफ्लेशन की स्थिति के दौरान नौकरियां भी नहीं बढ़ रही हैं और चीजें भी महंगी होती जा रही हैं। यहां सरकार अगर महंगाई कम करने का प्रयास करती है, जैसे ब्याज दरें बढ़ाती है, तो आर्थिक विकास और धीमा हो जाएगा। और अगर ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश करती है, जैसे अधिक पैसा सिस्टम में डालेगी, तो महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस स्थिति को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है क्योंकि दोनों समस्याओं का समाधान एक साथ नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर 1970 के दशक का तेल संकट, जब तेल की कीमतें बहुत बढ़ गईं तो महंगाई बढ़ी, लेकिन आर्थिक गतिविधियां तो धीमी हो गईं, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ी। इसे ही स्टैगफ्लेशन की स्थिति बनी। पहला प्रश्न है, यूएन ने वर्ल्ड मेडिटेशन डे किस दिन को घोषित किया है? 21 जून, 21 दिसंबर, 13 जनवरी या फिर 22 सितंबर? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में तख्तापलट का सामना नहीं किया है? बांग्लादेश, म्यांमार, सीरिया या फिर चीन? अब आइए एक नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन पर क्या प्रश्न पूछे गए थे और जानते हैं क्या थे उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, वेटिंग फॉर अ वीजा किताब निम्नलिखित में से किसकी ऑटोबायोग्राफी है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? इसका सही जवाब है विकल्प ए, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न था, हाइपरलूप तकनीकी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है? परिवहन, प्रदूषण, अंतरिक्ष या फिर संचार? इसका सही जवाब है विकल्प ए, यानी परिवहन। देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई में 26वें गवर्नर की नियुक्ति की घोषणा कर दी गई है। 26वें गवर्नर के तौर पर राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया जाएगा। वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को खत्म हो रहा है। संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान काडर के आईएएस ऑफिसर हैं। वे आरबीआई के गवर्नर का पदभार 11 दिसंबर 2024 से संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी एसीसी ने संजय मल्होत्रा को 3 साल के लिए आरबीआई के गवर्नर के तौर पर मंजूरी दी है। संजय मल्होत्रा एक ऐसे वक्त में आरबीआई की कमान संभालेंगे जब महंगाई एक बड़ी समस्या बनी हुई है। पिछले 5 सालों से आरबीआई महंगाई के 4% के टारगेट को अचीव करने में भी फेल रही है। इस वित्त वर्ष में ग्रोथ में भी काफी कमी दर्ज की गई। गवर्नर शशिकांत दास के कार्यकाल में जीडीपी ग्रोथ रेट कम होने के चलते सरकार की तरफ से पॉलिसी रेट को कम करने का दबाव था, लेकिन आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर ही मेंटेन रखा। आरबीआई का तर्क था कि वे महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि सरकार ग्रोथ को बढ़ावा देने के दबाव बना रही थी। नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के सामने ग्रोथ और महंगाई के बीच बैलेंस बनाने का दबाव है। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि के साथ शुरू किया गया था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, जिसे 1937 में स्थायी रूप से स्थापित किया गया। पहले आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में हुआ करता था। उस समय आरबीआई के लगभग सभी शेयर्स का मालिकाना हक गैर सरकारी हाथों में था, इसलिए कुछ लोगों के हाथों में शेयर्स के केंद्रीयकरण को रोकने के लिए 1 जनवरी सन 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण के बाद से आरबीआई पर मालिकाना हक भारत सरकार का है। आरबीआई भारत की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के साथ ही भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अहम रोल प्ले करता है। आरबीआई भारतीय वित्तीय और मौद्रिक अवस्था में अहम शक्तियों के साथ भारत के सभी बैंक्स को भी कंट्रोल करता है। इसलिए आरबीआई को अक्सर बैंकर्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 8A के मुताबिक आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर संख्या में 4 से अधिक नहीं की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इसी एक्ट की धारा 7(1) के मुताबिक केंद्र सरकार आरबीआई को अगर जरूरी समझे तो जनहित में आरबीआई गवर्नर से सलाह के बाद रिजर्व बैंक को निर्देश दे सकती है। 10 दिसंबर को हर साल दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स डे या मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। साल 2024 के लिए इस दिन की थीम आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ रखी गई है। इस दिन को 1948 में उस दिन की याद में मनाया जाता है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया था। साल 1950 में इस दिन को मनाने की आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को संरक्षित करने वाला पहला विधिक डॉक्यूमेंट था। दुनिया में जितने भी मानवाधिकारों की वकालत करने वाले कानून हैं, उन सब के लिए यह डॉक्यूमेंट फाउंडेशन का काम करता है। इसके 30 अनुच्छेद वर्तमान और भविष्य के मानवाधिकार सम्मेलनों, संधियों और अन्य कानूनों के लिए आज तक नींव का काम कर रहे हैं। मानवाधिकार बहुत खास और अहम होते हैं। ये किसी व्यक्ति को केवल ह्यूमन यानी मानव होने के नाते मिलते हैं।
इन अधिकारों को किसी देश द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, ये किसी व्यक्ति को ह्यूमन होने भर की वजह से ही मिल जाते हैं। व्यक्ति किसी राष्ट्रीयता, रंग, धर्म, भाषा, सेक्स या एथनिक आइडेंटिटी को बिलोंग करता है। इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन अधिकारों में सबसे मौलिक अधिकार है जीवन का अधिकार। साथ ही जीवन को जीने लायक बनाने वाले अधिकार जैसे भोजन, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता के अधिकार भी इसमें शामिल किए जाते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और द इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के साथ मिलाकर इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। मानवाधिकारों की दो विशेषताएं इन्हें सबसे ज्यादा खास बनाती हैं। एक तो ये यूनिवर्सली यानी सार्वभौमिक होते हैं, मतलब ये कि हर ह्यूमन मानवाधिकारों के लिए समान रूप से हकदार है। दूसरा, मानवाधिकार अपरिहार्य होते हैं, यानी जिन्हें छीना या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। यदि किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा किया भी जाता है तो राज्य द्वारा विधि सम्मत उचित प्रक्रिया का पालन जरूरी किया जाना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसके स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तकनीक इंसानों की लगभग हर समस्या का समाधान निकालने में लगी हुई है। इस मामले में जापान बहुत से अजीबोगरीब इनोवेशन करता रहा है। हालिया तकनीक उन लोगों के लिए है जिन्हें नहाने में आलस आता है। जी हाँ, जापान ने एक मशीन तैयार की है जिसे मिराई निंगेन सेंटाकुकी नाम दिया गया है। इसका अर्थ है ह्यूमन वॉशिंग मशीन ऑफ द फ्यूचर। इस मशीन में पहले इंसानी शरीर को एआई के जरिए एनालाइज किया जाएगा, फिर बॉडी के हिसाब से कस्टमाइज वॉश एंड ड्राई प्रोसीजर तैयार किया जाएगा। इस डिवाइस को जापान के ओसाका में स्थित साइंस को नाम की कंपनी ने तैयार किया है। कंपनी का दावा है कि ये डिवाइस वॉशिंग मशीन के सिद्धांत पर काम करती है। इसमें एक व्यक्ति को वॉश करने में तकरीबन 15 मिनट लगते हैं। मशीन में यूजर के पहुंचते ही प्लास्टिक पॉड में वार्म वाटर भर दिया जाता है, फिर जेट की मदद से स्मॉल एयर बबल के जरिए स्किन की सफाई की जाती है। ये छोटे छोटे बबल बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ अप्लाई किए जाते हैं। साथ ही यूज़र को जिस चेयर पर बैठाया जाता है उसमें लगे इलेक्ट्रोड्स यूज़र के बायोलॉजिकल डाटा को कलेक्ट करते हैं, जिससे यूज़र की बॉडी के हिसाब से तापमान को मेंटेन किया जा सके। मशीन बनाने वालों का दावा है कि ये मशीन न केवल शरीर को साफ करती है बल्कि मन को भी साफ करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है। एक खास तरीके की रिलैक्सिंग फिल्म इस प्लास्टिक पॉड के अंदर प्रोजेक्ट की जाती है। इसे एआई संचालित सेंसर द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो आपके बायोलॉजिकल डेटा का एनालाइज करता है और तय करता है कि आपको काम करने की जरूरत है या नहीं। यह तकनीक न केवल शरीर की गहराई से सफाई करती है बल्कि एक मानसिक थेरेपी की तरह काम करती है। यह उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है जो तनाव या मानसिक थकान से जूझ रहे हैं। इस वॉशिंग मशीन का मकसद है कि यूजर को शारीरिक और मानसिक रूप से एक साथ स्वस्थ और फ्रेश महसूस कराया जा सके। 6 से 8 दिसंबर के बीच नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इस महोत्सव में उत्तर पूर्व के 8 राज्यों की समृद्ध विविधता को दिखाया गया था। इस महोत्सव में इन राज्यों के शिल्प, कला और सांस्कृतिक विरासत को हाईलाइट भी किया गया था। पूर्वोत्तर राज्य जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं, जिन्हें अष्टलक्ष्मी या समृद्धि के 8 रूप के तौर पर माना जाता है। ये देश के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने बाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस महोत्सव में एक शुभंकर भी पेश किया गया था, पूर्वी एक छोटी लड़की है जो 8 पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इस महोत्सव के दौरान एक बायर सेलर मीट का भी आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर पूर्व के उत्पादों के लिए ऑन स्पॉट खरीदारी और भविष्य के लिए बल्क ऑर्डर भी किए गए हैं। इस महोत्सव के जरिए उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में निवेश और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब आइए नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है डिजिटल लेंडिंग। डिजिटल लेंडिंग से मतलब एक रिमोट और ऑटोमेटेड डिजिटल लेंडिंग प्रोसेस से है। इसमें लोन लेने की प्रोसेस को बहुत सरल कर दिया जाता है। इसमें लोन बैंक्स के बजाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लिया जाता है। जहां परंपरागत लोन लेने में बहुत सारे पेपर वर्क की जरूरत होती है, डिजिटल लेंडिंग पेपर वर्क की जरूरत को खत्म कर देती है। लोन अप्रूवल, रिकवरी, क्रेडिट असेसमेंट आदि डिजिटल तकनीकी के जरिए किया जाता है। पहला प्रश्न है, म्यूल हंटर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित मॉडल है। इसे निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसरो या फिर डीआरडीओ। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के 26वें गवर्नर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास, संजय मल्होत्रा, सीडी देशमुख या फिर सुमन बेरी। अब आइए नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और जानते हैं उनके क्या है सही उत्तर। पहला प्रश्न था,
यूएन ने वर्ल्ड मेडिटेशन डे किस दिन को घोषित किया है? 21 जून, 21 दिसंबर, 13 जनवरी या फिर 22 सितंबर? इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी 21 दिसंबर। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में तख्ता पलट का सामना नहीं किया है? बांग्लादेश, म्यांमार, सीरिया या फिर चीन? इसका सही जवाब है विकल्प डी यानी चीन। बाकी तीनों देशों ने हाल के सालों में तख्ता पलट का सामना किया है। 2024 में गीता जयंती 11 दिसंबर को मनाई जा रही है। गीता जयंती हिंदू कैलेंडर के मुताबिक मार्गशीर्ष माह की शुक्ल एकादशी को हर साल मनाई जाती है। गीता जयंती एक महत्वपूर्ण अवसर है जब गीता में दिए गए धर्म, भक्ति, ज्ञान और कर्म के उपदेशों को जीवन में उतारने की बात कही जाती है। 2024 में गीता की 5161वीं जयंती मनाई जा रही है। गीता सबसे व्यापक रूप से ज्ञात हिंदू साहित्य है जिसे भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को सुनाया था। गीता की शिक्षाओं को टाइमलेस माना जाता है। इन्हें जीवन की दुविधाओं को खत्म करने का तरीका सीखने के लिए माना जाता है। इन्हें सुख, संतुष्टि, तृप्ति और आत्म खोज से भरा जीवन जीने की कुंजी माना जाता है। भगवद गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक भर ही नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक दिशा निर्देश है जो व्यक्ति को सही जीवन जीने के लिए डायरेक्शन देती है। आज मैं आपका गीता को लेकर एक भ्रम भी दूर कर देता हूं। यह धारणा फैली हुई है कि आज भी भारतीय न्यायालयों में शपथ लेने के लिए भगवद गीता का प्रयोग किया जाता है। लोगों के बीच ये धारणा पुरानी बॉलीवुड फिल्म से बनी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। हालांकि ये कहना गलत होगा कि भारत में ऐसी कोई परंपरा कभी नहीं रही। एक वक्त था जब गवाहों को अपने धर्म की पवित्र पुस्तक की शपथ लेनी पड़ती थी। इस व्यवस्था के पीछे का तर्क था कि वे केवल सच बोलें। यह मुगल काल की एक व्यवस्था थी जब हिंदुओं को गंगा के पवित्र जल या भगवद गीता की शपथ लेनी पड़ती थी और मुसलमानों को कुरान की शपथ लेनी होती थी। यह परंपरा ब्रिटिश काल तक चली। इसके बाद इंडियन ओथ एक्ट 1873 लाया गया, जिसने शपथ की एक समान प्रणाली को सभी न्यायालयों तक विस्तारित कर दिया। फिर 1969 में शपथ अधिनियम 1969 पारित किया गया, जिसके तहत पूरे देश में शपथ लेने की एक समान प्रणाली लागू की गई। इसके तहत कोई व्यक्ति न्यायालय में मामले का निपटारा करते समय या न्यायालय में हलफनामा या कोई अन्य आवेदन भरते समय या तो ईश्वर के नाम पर शपथ ले सकता है या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान कर सकता है कि वह सत्य कहेगा। हालांकि 12 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को ऐसी शपथ लेने की जरूरत नहीं है। क्या आप जानते हैं उत्तरी अमेरिका की मोनार्क तितली, जिसे प्रकृति का एक चलता फिरता चमत्कार कहा जाता है, आज संकट के साए में है। हर साल हजारों मील की यात्रा करने वाली यह खूबसूरत तितली अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। मोनार्क बटरफ्लाई पूरे उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का साल में 2 बार चक्कर काटती है, लेकिन ये ब्रीडिंग केवल मिल्कवीड नाम के विशेष पौधे पर ही करती है। इसके पीछे है इंसानी गतिविधियां, जैसे तेजी से बढ़ती खेती, शहरीकरण, कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल और जलवायु परिवर्तन। यही कारण है कि यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विसेज ने इसे संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। यूएसए में पर्यावरणीय समूह एक दशक से इन पॉलिनेटर्स के संरक्षण की मांग उठा रहे हैं। देखिए, तितली हमारे इकोसिस्टम में एक अहम पॉलिनेटर होती है। पॉलिनेटर से मतलब है कि जो फूल के नर भाग यानी पुंकेसर से पराग को उसी या दूसरे फूल के मादा भाग तक ले जाने में मदद करते हैं। और पॉलिनेटर्स द्वारा की गई ये मूवमेंट पौधे के फर्टिलाइज्ड होने और फल, बीज और नए पौधे के उत्पादन के लिए होनी चाहिए। आइए इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फूल का मादा भाग, जिसे स्त्रीकेसर या जायांग कहा जाता है, पौधे के प्रजनन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह 3 हिस्सों से बना होता है। पहला है वर्तिकाग्र, जो कि ऊपर का चिपचिपा भाग जो पराग कणों को पकड़ता है। दूसरा वर्तिका, एक नलिका जो कि वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। और अंडाशय, नीचे का भाग जिसमें बीज बनने वाले बीजांड होते हैं। जब परागकण मादा भाग के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो वे वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंचते हैं, जहां बीज बनने की प्रक्रिया होती है। यह मादा भाग फूल के नर भाग से पराग निकालने के बाद नई पौधे बनाने में मदद करते हैं। देखिए, यूएसए में इंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट 1973 में कानून बना था। इस एक्ट ने बाल्ड ईगल, कैलिफोर्निया कोंडोर और कई अन्य जानवरों और पौधों को विलुप्त होने से बचाने में मदद की थी। इस एक्ट के तहत संरक्षित स्पीशीज को मारना या नुकसान पहुंचाना गैर कानूनी होता है। इन्हें जरूरत होने पर विशेष परमिट के जरिए ही मारा जा सकता है। आपके लिए यहाँ जानना जरूरी हो जाता है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत में वन्यजीवों और उनके आवासों की रक्षा के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इसका संशोधन संस्करण वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ। इस कानून में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं।
अब सूचीबद्ध वन्यजीव प्रजातियों के पालन, स्थानांतरण, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। अधिनियम में अनुसूचियों की संख्या 6 से घटाकर 4 कर दी गई है, जिसमें सूची 1 में अत्यधिक संरक्षित प्रजातियां और अनुसूची 4 में अंतर्राष्ट्रीय संधि साइट्स के तहत संरक्षित प्रजातियां शामिल हैं। इसके अलावा विदेशी आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार को उनके आयात और व्यापार पर रोक लगाने का भी अधिकार दिया गया है। वन्यजीव अभयारण्यों के लिए प्रबंधन योजना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें स्थानीय ग्राम सभा से सलाह ली जाएगी। दंड और जुर्माने को सख्त किया गया है ताकि अपराधियों को हतोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के लिए स्थायी समिति बनाई गई है, इसलिए मोनाक तितली को इस एक्ट के तहत इंडेंजर्ड घोषित करने की बात कही गई है। प्रस्ताव के बाद पब्लिक के पास 12 मार्च 2025 तक का समय होगा, जब ये तितलियों के संरक्षण को लेकर कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद एजेंसी इन कमेंट्स को इवैल्यूएट करके मोनाक तितली को इंडेंजर्ड का दर्जा प्रदान करती है। यहां पर एक बात याद रखिए कि IUCN की रेड लिस्ट में मोनाक बटरफ्लाई को इंडेंजर्ड का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार ने देश की नाभिकीय शक्ति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक बयान दिया है। उनके मुताबिक भारत की नाभिकीय शक्ति बीते एक दशक में जस्ट डबल हो गई है। भारत की नाभिकीय शक्ति 4780 मेगावाट से 8081 मेगावाट तक पहुंच गई है। उन्होंने अनुमान लगाया है कि 2031-32 तक भारत की नाभिकीय ऊर्जा क्षमता 3 गुनी हो जाएगी। आंकड़ों में देखें तो एक क्षमता 22,480 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नाभिकीय ऊर्जा के महत्व को हाईलाइट किया। कृषि में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके 70 के करीब म्यूटाजेनिक फसलें उत्पादित की गई हैं। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में नाभिकीय ऊर्जा से तैयार किए गए आइसोटोप्स का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में किया जाता है। लोकसभा में बताया गया है कि देश में वैश्विक सप्लाई का 21% थोरियम रिजर्व मौजूद है। थोरियम एक न्यूक्लियर फ्यूल है। मोनाजाइट एक बीच मिनरल है जो कि थोरियम का प्राइमरी सोर्स है। मोनाजाइट नाम का ये रेयर अर्थ मिनरल भारत, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। भारत ने 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य भी रखा है। नाभिकीय ऊर्जा एक स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी ऊर्जा उत्पादन का तरीका है। भारत में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी PM ऑफिस के तहत आता है। ये नाभिकीय तकनीकी और क्षेत्र में रिसर्च के लिए जिम्मेदार है। WTO जनरल काउंसिल की मीटिंग 16 से 17 दिसंबर के बीच जिनेवा में आयोजित होने वाली है। उससे पहले ही देशों के बीच कुछ समझौतों को लेकर खींचातानी शुरू हो गई है। अब खबर आ रही है कि चीन WTO में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट यानी IFD समझौते को लेकर आ रहा है। इस समझौते को दुनिया के तकरीबन 128 देशों का समर्थन भी मिल चुका है, लेकिन भारत चीन के समझौते का विरोध कर रहा है। भारत को इसमें नामीबिया, तुर्की और दक्षिण अफ्रीका का समर्थन भी मिल रहा है। USA ने समझौते का ना ही समर्थन किया है और ना ही विरोध किया है। अब देखिए, चीन में इस वक्त USA चीन ट्रेड वॉर के चलते चीन में निवेश कम होता जा रहा है। इसके अलावा चीन में कंज्यूमर डिमांड में भी कमी होती जा रही है, जिसके चलते निवेश आसियान देशों में शिफ्ट होता जा रहा है। WTO के मुताबिक IFD का दावा है कि इससे वैश्विक निवेश माहौल में सुधार आएगा। WTO के सदस्यों के बीच FDI के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे विशेष रूप से विकासशील और अल्प विकसित देशों को लाभ होगा। लेकिन भारत का कहना है कि समझौते से लाभ के बजाय विकासशील देशों को नुकसान ही होगा। बकौल भारत, इस समझौते से विकासशील देशों के नीतिगत मामलों में दखलंदाजी बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि WTO एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संगठन है जो देशों के बीच व्यापार के नियमों के लिए काम करता है। इसका प्राथमिक मकसद सभी के लिए ओपन ट्रेड की वकालत करना है। 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आए WTO में 164 सदस्य देश हैं। इसका गठन उरुग्वे राउंड वार्ता के जरिए किया गया था, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। अब आइए नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है त्रिपिटक। त्रिपिटक एक पाली भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है 3 पिटारी। यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध द्वारा बुद्धत्व प्राप्त करने के समय से महापरिनिर्वाण तक के दिए हुए प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। इसके अलावा त्रिपिटक में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम और टिप्पणियां भी शामिल हैं। त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। पहला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने अबत्सहेश्वर मंदिर को विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह मंदिर स्थित है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। अगला प्रश्न है,
यूएसए में मोनार्क तितली को इंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट 1973 के तहत इंडेंजर्ड घोषित करने का प्रस्ताव लाया गया है, क्योंकि इसकी संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, इसकी संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। मोनार्क तितली यूएसए की अन्य तितलियों के लिए खतरा बन चुकी है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आइए जान लेते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके क्या हैं सही उत्तर। पहला प्रश्न था, म्यूल हंटर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित मॉडल है, इसे निम्न में से किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसरो या फिर डीआरडीओ? इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के 26वें गवर्नर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास, संजय मल्होत्रा, सीडी देशमुख या फिर सुमन बेरी? इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी संजय मल्होत्रा। आज की पहली बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के गलियारे से। कोर्ट ने देश भर के सिविल अदालतों को निर्देश दिया है कि पूजा स्थलों का मालिकाना हक और टाइटल से जुड़ी नई याचिकाएं दर्ज न की जाएं। कोर्ट ने कहा कि इससे जुड़े जो मामले पहले से लंबित हैं, उनमें कोई भी प्रभावी अंतरिम आदेश, सर्वेक्षण का आदेश या अंतिम फैसला तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक इस मामले में अगली सुनवाई नहीं हो जाती। आपको बता दें कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत यह प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी पूजा स्थल जिस भी स्थिति में थे, उनकी वो स्थिति बनाए रखी जाएगी। इस कानून में अयोध्या में विवादित राम जन्मभूमि से जुड़े स्थल को छोड़कर बाकी किसी भी पूजा स्थल के स्वरूप को बदलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। यह आदेश वाराणसी से जुड़े ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, मथुरा से जुड़े कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद और अन्य पूजा स्थलों के विवादों पर भी लागू होगा। इस न्यूज़ को पूरी तरह से समझने के लिए जानना जरूरी है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 है क्या। दरअसल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने इस अधिनियम को लागू कराया था, जिसका मोटिव ये पक्का करना था कि 15 अगस्त 1947 को जो भी पूजा स्थल थे वो इसी स्थिति में बने रहे, यानी उनके ढांचे आदि को लेकर कोई दूसरा धर्म अपना दावा नहीं कर सकता। लेकिन इस अधिनियम का बहुत विरोध किया गया था और इसे लेकर कई याचिकाएं भी दायर की गई। इसमें कहा गया कि यह अधिनियम न्यायिक समीक्षा के अधिकार यानी जुडिशियल रिव्यू को रोकता है, जो भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि यह अधिनियम संसद के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और यह धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है। याचिका में मौलिक अधिकारों के तहत मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया था। हालांकि सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर अपना पक्ष नहीं रखा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल पहले इस पर नोटिस भी जारी किया था। इसलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में अनावश्यक याचिकाओं को बढ़ाने नहीं देना चाहता। इसके बजाय अदालत ने सुझाव दिया कि सभी पक्ष केवल इंटरवेंशन एप्लीकेशंस यानी हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगली सुनवाई तक इस मामले से जुड़े किसी भी नए मुकदमे को दर्ज नहीं किया जाएगा और न ही लंबित मुकदमों में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। अब यह देखना बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर क्या फैसला देता है। तेलंगाना की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार इसकी वजह बनी है एक मूर्ति। जी हां, एक मूर्ति इसकी वजह है। दरअसल तेलंगाना की सरकार राज्य सचिवालय में तेलंगाना थल्ली यानी मदर ऑफ तेलंगाना की एक नई मूर्ति का अनावरण करने वाली है, लेकिन विपक्षी दलों ने इस मूर्ति के डिजाइन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनफैक्ट यहां तक कह दिया गया है कि नया डिजाइन तेलंगाना के लोगों की पहचान का अपमान करने की कोशिश है। आइए पहले जानते हैं कि तेलंगाना थल्ली है क्या। तेलंगाना थल्ली यानी मदर ऑफ तेलंगाना, जैसे पूरे भारत में भारत माता का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही तेलंगाना में तेलंगाना थल्ली का कॉन्सेप्ट है। यह एक ऐसा प्रतीक है जो तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाने के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसके कंपेयर किया जाता था तेलुगु थल्ली से, जिसे आंध्रा मदर के नाम से भी जाना जाता है। अलग तेलंगाना राज्य बनाने के आंदोलन के दौरान आंदोलनकारी तेलंगाना थल्ली की तस्वीरों को साथ लिए रहते थे और राज्य के दर्जे की मांग को लेकर अक्सर इसी देवी का हवाला दिया जाता था। यानी आप कह सकते हैं कि तेलंगाना थल्ली तेलंगाना के लोगों के लिए अपनी अलग पहचान बनाने और क्षेत्रीय सांस्कृतिक महत्व की एक बहुत बड़ी प्रतीक की तरह काम करता है। आपको बता दें कि तेलंगाना थल्ली की मूर्ति को पहली बार बी वेंकट रमण द्वारा डिजाइन किया गया था और इसके डिजाइन को लोकतांत्रिक तरीके से तेलंगाना आंदोलन के दौरान सभी वर्गों के तेलंगाना वासियों के बीच आम सहमति से बनाया गया था। पहली बार इस मूर्ति को 2003 में हैदराबाद में बीआरएस पार्टी के मुख्यालय में स्थापित किया गया था। अब इसकी नई मूर्ति के डिजाइन को लेकर तेलंगाना में पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। क्यों हो गया है विवाद, इसे समझने के लिए पुरानी और नई दोनों डिजाइन को देखना होगा। आप स्क्रीन पर तेलंगाना थल्ली की पुरानी तस्वीर देख पा रहे होंगे।
ध्यान से देखिए कि पुरानी मूर्ति में मुकुट है, मूर्ति के एक हाथ में मक्का है और दूसरे हाथ में बाथुकम्मा बर्तन है। हाथ में मक्का क्षेत्र की समृद्धि को दर्शाता है, वहीं बर्तन तेलंगाना के सबसे बड़े त्योहार का सांस्कृतिक प्रतीक है। इसके अलावा तेलंगाना थल्ली की पुरानी मूर्ति ने गुलाबी रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई है, जो गढ़वाल और पोचमपल्ली के प्रसिद्ध रेशमी वस्त्रों का प्रतीक है, जबकि पैर की अंगूठियां करीमनगर के फीतेदार आभूषणों का प्रतीक है। इसके अलावा कमर में भी सोने का कमरबंद पहना हुआ है। अब नई मूर्ति की तस्वीर को देखिए। नई मूर्ति में मुकुट नहीं है और बाथुकम्मा बर्तन हटा दिया गया है। हथेली को अभय हस्तम मुद्रा में रखा गया है। साड़ी का रंग बदलकर हरा कर दिया गया है। कमरबंद भी नए डिजाइन का है। कुल मिलाकर पहले की मूर्ति तेलंगाना राज्य की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पहचान बताती थी, लेकिन अब नई मूर्ति से किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक पहचान का पता नहीं चल पा रहा। विपक्ष ने यहां तक कह दिया कि नई मूर्ति की अभय हस्त मुद्रा तेलंगाना की सरकार की पार्टी का चिन्ह भी है। इस नई मूर्ति के डिजाइन को लेकर विपक्षी दल तेलंगाना उच्च न्यायालय भी पहुंच गए हैं। हाल ही में राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर कई आरोप लगे हैं। दरअसल जगदीप धनखड़ पर विपक्ष के सांसदों ने सदन की कार्यवाही को चलाने में पक्षपात करने और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम करने का आरोप लगाया है। इस वजह से एक नोटिस पेश किया गया है ताकि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति के पद से हटाया जा सके। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार यह कार्यवाही भारत के संसदीय इतिहास में इस तरह की पहली कार्यवाही बन गई है। आइए समझते हैं कि देश के उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब चूंकि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति एक ही व्यक्ति होता है, तो उसे हटाने की प्रोसेस भी एक जैसी ही होती है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद को संभालने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा, परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को हस्ताक्षर किया हुआ पत्र भेजकर इस्तीफा दे सकता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस अनुच्छेद 67B में बताई गई है और इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन और सभी सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोकसभा भी सहमत हो। हालांकि इसमें खास बात यह है कि इस प्रावधान के तहत कम से कम 14 दिन पहले इस बात की सूचना देनी होगी कि हटाने वाला ऐसा प्रस्ताव पेश किया जाना है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि देश के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। एक बात और, 2020 में तत्कालीन सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण को हटाने के प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस प्रस्ताव को पेश किए जाने से पहले 14 दिनों का नोटिस सर्व नहीं किया गया था। इस बार भी यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त हो रहा है और इस मामले में भी 14 दिनों के नोटिस वाला प्रावधान पूरा नहीं हो पाएगा। हालांकि इस कदम से विपक्ष द्वारा विरोध करने का एक प्रतीकात्मक तरीका सामने आया है, ऐसा बताया जा रहा है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों को एक रेयर और सीरियस बीमारी को ठीक करने में सफलता हाथ लगी है और ये बीमारी है हीमोफीलिया ए। भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे ठीक करने के लिए जीन थेरेपी का इस्तेमाल किया है। देखिए, हीमोफीलिया आनुवंशिक रूप से होने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति में खून का थक्का बनाने की क्षमता कम हो जाती है। यानी अगर आपको हीमोफीलिया है तो चोट लगने से या सर्जरी कराने के बाद लंबे समय तक खून बहता रहेगा। कभी कभार एक छोटी सी चोट भी जानलेवा साबित हो जाती है क्योंकि खून बहुत ज्यादा बह जाता है और खून का थक्का नहीं बनता। दरअसल इस बीमारी के शिकार लोगों में शरीर में थक्का बनाने वाले फैक्टर्स का लेवल कम हो जाता है या तो ये फैक्टर्स अप्रभावी हो जाते हैं। फैक्टर्स एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो खून का थक्का बनाने में हेल्प करता है, इसलिए इसे क्लॉटिंग फैक्टर भी कहते हैं। हीमोफीलिया के दो मुख्य प्रकार हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 और हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की कमी होती है। दरअसल फैक्टर 8 और फैक्टर 9 मिलकर एक जालनुमा संरचना बना देते हैं जो फटी हुई ब्लड वेसल्स को बंद कर देता है और खून बहना बंद हो जाता है। आपको बता दें कि हीमोफीलिया ए को क्लासिक हीमोफीलिया भी कहते हैं। देखिए, ये एक आनुवंशिक बीमारी है और एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम ही तय करते हैं कि ये बीमारी किसे होगी। लेकिन खास बात यह है कि हीमोफीलिया के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन एक्स क्रोमोसोम पर ही कैरी होता है, इसलिए यह बीमारी मुख्यतः पुरुषों में पाई जाती है। अब हीमोफीलिया के केस में डॉक्टर्स खून बहने को रोकने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर होता है और यह प्रोसेस बार बार करनी पड़ती है। अब यहीं पर जीन थेरेपी का फायदा होता है। जीन थेरेपी वन टाइम ट्रीटमेंट माना जाता है।
जीन थेरेपी में बॉडी में एक खास प्रकार का जीन डाला जाता है जो शरीर को पर्याप्त मात्रा में क्लॉटिंग फैक्टर बनाना सिखाता है, जिससे खून का थक्का बनने लगता है। अब भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा जीन थेरेपी का यूज करना भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भले ही हीमोफीलिया एक रेयर बीमारी हो, लेकिन भारत में 40,000 से 1 लाख तक की संख्या में हीमोफीलिया के पेशेंट पाए जाते हैं। डिजिटल हेल्थ आयुर्वेदिक अप्रोच थीम के साथ 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 की शुरुआत हुई है। इसका आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में किया जा रहा है। इसका मकसद आयुर्वेद के क्षेत्र में रिसर्च, नई खोजों और विकास को बढ़ावा देना है। इस कांग्रेस में आयुर्वेद और स्वास्थ्य से जुड़ी नई तकनीकों और रिसर्च पर चर्चा होगी। आप इसकी थीम से ही समझ गए होंगे कि इस कांग्रेस में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए इसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी और ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों के इस्तेमाल से किस तरह आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा सकता है और कैसे इन टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा सकती हैं, उन्हें वरीयता दी जाएगी। आयुर्वेद कांग्रेस के साथ साथ आरोग्य एक्सपो भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें 350 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां भारत और विदेशों से आने वाले प्रमुख आयुर्वेद संस्थानों के प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रदर्शित किया जाएगा। आइए अब विश्व आयुर्वेद कांग्रेस की बात कर लेते हैं। इस प्लेटफॉर्म को विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है। इसका मकसद आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है। खासतौर पर इनका आयोजन आयुर्वेद की प्रैक्टिस, साइंस और इसके ट्रेड के बारे में जागरूकता तथा नए अवसर क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इसी मकसद के साथ पहली विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2002 में कोच्चि में आयोजित हुई थी। इसके जरिए न केवल भारत में आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी आयुर्वेद के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। आयुर्वेद की बात करें तो यह भारत की एक प्राचीन धरोहर है। इसने हजारों सालों तक भारतीय चिकित्सा पद्धति में अपना रोल अदा किया है। इस पद्धति में प्राकृतिक उपचारों, जड़ी बूटियों, भोजन और जीवन शैली को महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मुख्य रूप से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित करने पर आधारित है, जो शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्य को बढ़ावा देता है। आयुर्वेद के सिद्धांतों में शरीर के 3 दोष, वात, पित्त और कफ के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। यह पद्धति न केवल बीमारियों का इलाज करती है, बल्कि शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए उपाय भी बताती है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। हिंदी में इस टर्म को भुगतान संतुलन कहते हैं। इस टर्म का इस्तेमाल किसी देश के बाकी दुनिया के साथ हुए लेन देन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। इसमें किसी देश के निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा किए गए सभी व्यापारों का हिसाब किताब होता है। इसके तहत 2 प्रकार के खाते होते हैं। एक होता है चालू खाता और दूसरा होता है पूंजी खाता। वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात को चालू खाते में रखा जाता है। साथ में इसमें इन्वेस्टमेंट इनकम और रेमिटेंस को भी शामिल किया जाता है। वहीं पूंजी खाता में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई और विदेशी संस्थागत निवेश यानी एफआईआई जैसे इन्वेस्टमेंट और बॉन्ड और इक्विटी की खरीद जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को शामिल किया जाता है। सैद्धांतिक रूप से भुगतान संतुलन 0 होना चाहिए, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। आइए देखें आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल है, हीमोफीलिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हीमोफीलिया आनुवंशिक रूप से होने वाली एक बीमारी है। हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की कमी पाई जाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 67B में बताई गई है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे कौन से सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या है। हाल ही में यूनेस्को ने अबथसाहायेश्वर मंदिर को विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया। यह मंदिर स्थित है कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। सही जवाब है विकल्प बी यानी तमिलनाडु। और अगला प्रश्न था, यूएसए में मोनार्क तितली को एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट 1973 के तहत एंडेंजर्ड घोषित करने का प्रस्ताव लाया गया है, क्योंकि इसकी संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, इसकी संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है, मोनार्क तितली यूएसए की अन्य तितलियों के लिए खतरा बन चुकी है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प बी यानी इसकी संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हाल ही में लैंसेट प्लैनेट हेल्थ में एक स्टडी पब्लिश हुई है और इसमें जो लिखा है वो पूरे भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस स्टडी के अनुसार पूरे भारत में
कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां एनुअल एवरेज पॉल्यूशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड से कम हो। यानी भारत में रह रहा हर व्यक्ति गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में है और भारत में कोई भी सेफ जोन एग्जिस्ट नहीं करता। आपको बता दें कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से एयर क्वालिटी तब अच्छी मानी जाती है जब PM 2.5 का लेवल 40 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से नीचे हो। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के मुताबिक यह लेवल मात्र 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है। लैंसेट प्लैनेट हेल्थ की रिपोर्ट कहती है कि भारत की 81.9% आबादी ऐसे इलाकों में रह रही है जहां एयर क्वालिटी देश के नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड तक को भी मीट नहीं करती। WHO के स्टैंडर्ड को मीट करना तो बहुत दूर की बात है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में देश में पॉल्यूशन का एवरेज लेवल अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले में सबसे कम पाया गया। यह 11.2 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर था। वहीं सबसे ज्यादा लेवल 2016 में गाजियाबाद और दिल्ली में पाया गया। यह 119 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर था। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में PM 2.5 के हाई लेवल के कारण हर साल करीब 15 लाख मौतें होती हैं। रिपोर्ट यह भी कहती है कि अगर एनी हाउ एयर क्वालिटी नेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो कर भी ले तब भी एयर पॉल्यूशन को इतने लंबे समय से झेलने के कारण कम से कम 3 लाख मौतें तो अनुमानित हैं ही। देखिए, एयर पॉल्यूशन एक साइलेंट किलर है। इसका ह्यूमन हेल्थ पर धीमा लेकिन डेडली असर होता है। खासतौर पर PM 2.5 खतरनाक नहीं, अत्यंत खतरनाक है। यह रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ ही हार्ट अटैक, स्ट्रोक के खतरे को भी बढ़ा देता है। यह ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और सबसे डरावनी बात यह कि बच्चों की फिजिकल ग्रोथ को यह धीमा कर देता है और मानसिक स्तर पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि PM 2.5 के लेवल में अगर 10 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर की भी बढ़ोतरी होती है तो डेथ होने के चांसेस 8.6% तक बढ़ जाते हैं। रिपोर्ट कहती है कि पॉल्यूशन के सोर्सेज की पहचान करके बहुत सीरियसली काम करके PM 2.5 के लेवल को एटलीस्ट नेशनल लेवल तक तो लाना ही होगा, जिससे करोड़ों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। इस खबर से जुड़ा एक सवाल 2022 में UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। देखते हैं। पूछा गया था कि WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। PM 2.5 का 24 घंटा माध्य 15 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए और PM 2.5 का वार्षिक माध्य 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। PM 10 फेफड़े के अवरोध का वेधन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? 1, 3 और 4, 1 और 4, 2, 3 और 4, 1 और 2। उत्तर है विकल्प B यानी 1 और 4। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो पेशेंट्स के लिए तो जानलेवा होती ही है और इन केस अगर इलाज पॉसिबल भी है तो पेशेंट और उसके परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ देती है। कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है। इस वजह से कई वंचित और गरीब लोग इस इलाज को अफोर्ड नहीं कर पाते और एक दुखदाई मृत्यु का इंतजार करते हैं। लेकिन हाल ही में कैंसर पेशेंट्स के लिए एक बहुत सुखद खबर आई है। दरअसल भारत कुछ प्रकार के ब्लड कैंसर्स के लिए एक अत्याधुनिक इलाज बहुत ही किफायती और आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। इस अत्याधुनिक इलाज को CAR-T सेल थेरेपी के नाम से जाना जाता है। इस इलाज में पेशेंट की ही डिफेंस या इम्यून सेल्स को मॉडिफाई किया जाता है ताकि ये सेल्स बढ़ती हुई कैंसर सेल्स को टारगेट कर सकें और उन्हें मार सकें। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप अमेरिका या यूरोप के विकसित देशों में इस तरह का इलाज करवाएंगे तो आपको 3 से 4 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। अब भारत चाहता है कि लोग ऐसे इलाज के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च न करें, बल्कि उनका इलाज यहीं पर 25 से 35 लाख में ही हो जाए। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि CAR-T सेल थेरेपी आखिरकार इतनी महंगी क्यों होती है? देखिए, CAR-T सेल थेरेपी में यूज होने वाला एक इंपॉर्टेंट केमिकल है लेंटिवायरस। इसी लेंटिवायरस से ही पेशेंट की इम्यून सेल्स को मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो कैंसर सेल्स को मार दे। अब लेंटिवायरस के ही प्रोडक्शन की लागत इस सेल थेरेपी की कुल लागत का लगभग 50% है। इसी कारण यह इलाज काफी महंगा है। अब अगर भारत लेंटिवायरस के प्रोडक्शन को घरेलू स्तर पर करने लग जाता है तो इस इलाज की कुल लागत कम हो जाएगी। इस समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन अहमदाबाद स्थित इंटास फार्मास्यूटिकल्स को सेटअप करने में सहायता कर रहा है ताकि लेंटिवायरस का कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन किया जा सके। यानी केंद्र सरकार के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत CAR-T सेल थेरेपी को भारत में लोगों के लिए
किफायती और आसान बनाया जाएगा। इस टारगेट को पूरा करने के लिए भारत की कुछ टॉप संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं, जैसे जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद और मुंबई का टाटा मेमोरियल सेंटर मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। और वैज्ञानिकों के द्वारा अभी हाल ही में किफायती CAR-T सेल थेरेपी के लिए भारत का पहला क्लिनिकल परीक्षण भी किया गया है। आपको यह भी बता दें कि CAR-T सेल थेरेपी उन पेशेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है जिनका सामान्य तरीकों से इलाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा CAR-T सेल थेरेपी के दूसरे और भी फायदे हैं, जैसे इसमें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत कम है, सिम्टम्स में तेजी से कमी आती है और सबसे बड़ी बात कि लंबे समय तक दोबारा कैंसर नहीं उभरता। हालांकि इस इलाज की 25 से 35 लाख की लागत शुरुआत में ही इतनी रखी गई है। आगे चलकर जब CAR-T सेल थेरेपी पर काफ़ी रिसर्च हो जाएगी, लेंटिवायरस के प्रोडक्शन में तेजी आएगी और इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह अवेलेबल हो जाएगा, तब इस इलाज की लागत में और भी कमी आ सकती है और भारत की करोड़ों की आबादी को फायदा हो सकता है। हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की परफॉर्मेंस और देश में मछुआरों की आबादी से रिलेटेड आंकड़े बताए हैं। सरकार के अनुसार देश में कुल 2.8 करोड़ मछुआरे हैं। देश में मछुआरों के कल्याण के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। इनमें से मुख्य है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। राज्यसभा में बताए गए इन आंकड़ों से पता चलता है कि मछुआरों के कल्याण के लिए सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, वो योजनाएं वाकई में लाभकारी रही हैं या फिर नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से 2024-25 तक 5 सालों के टाइम पीरियड के लिए चलाई गई थी। इस योजना के तहत 20,050 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। इस योजना को बनाते वक्त कुछ टारगेट सेट किए गए थे, जैसे 2024-25 तक 70 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त फिश प्रोडक्शन करना, एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी को नेशनल एवरेज 3 टन से बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर करना, पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान को 25% से घटाकर लगभग 10% तक लाना। इसके अलावा लगभग 55 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर पैदा करना, फिश एक्सपोर्ट को 2018-19 के 46,589 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2024-25 तक 1 लाख करोड़ रुपए तक ले जाना। और भी कई टारगेट सेट किए गए थे, जैसे 5 साल के टाइम पीरियड के दौरान पर पर्सन फिश कंजम्पशन को बढ़ाकर 12 केजी तक पहुंचाना। अब राज्यसभा में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया। इसके अनुसार पिछले 5 सालों में देश में एनुअल फिश प्रोडक्शन 2019-20 में 141.64 लाख टन था, जो बढ़कर 2022-23 में 175.45 लाख टन के ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड तक पहुंच गया है। दूसरा, फिशरीज और एक्वाकल्चर सेक्टर में लगभग 58 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। तीसरा, फिश एक्सपोर्ट 2023-24 में लगभग 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। चौथा, पर पर्सन फिश कंजम्पशन 5 से 6 केजी से बढ़कर 12 से 13 केजी तक हो गया है। इसके अलावा एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़कर 4.7 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है और पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान 10 से 15% तक कम हुआ है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने अपने 5 सालों के टारगेट को ऑलमोस्ट हिट कर लिया है। आप यह तस्वीर देख पा रहे होंगे, यह एक मिसाइल हमले की तस्वीर है। यह मिसाइल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ चलाई थी और खास बात यह है कि इस मिसाइल से रूस ने यूक्रेन के थर्मल पावर प्लांट को निशाना बनाया है। लेकिन यह अकेला ऐसा हमला नहीं है। यूक्रेन ने बताया है कि रूस ने इस साल की शुरुआत से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के लिए कम से कम 11 बड़े हमले किए। वहीं मॉस्को ने पहले भी यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की बात मानी है, लेकिन रूस कहता है कि वो ऐसे टारगेट पर हमले करना जारी रखेगा क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर यूक्रेनी डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। यूक्रेन के अनुसार सर्दियों के दौरान पावर ग्रिड को निशाना बनाना रूस की एक नई स्ट्रेटजी है। अब रूस ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं, जिससे लाखों लोगों को अस्थायी ब्लैकआउट का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस मौसम में इन देशों में टेम्परेचर 0 से काफी नीचे पहुंच जाता है और ब्लैकआउट से नागरिकों को रोजमर्रा की जिंदगी जीने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब इन हमलों से बचने के लिए यूक्रेन अपने पश्चिमी सहयोगियों से पहले से ज्यादा हवाई सुरक्षा की मांग कर रहा है। कई सोशल मीडिया चैनलों के अनुसार यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर क्रूज और हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों से हमला होने की सूचना दी गई है और इन हमलों से बचने के लिए यूक्रेन नैसैम्स या हॉक या आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहा है। नैसैम्स यानी नेशनल एडवांस्ड
सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को नॉर्वे और अमेरिका द्वारा डेवलप किया गया है। हॉक सिस्टम भी अमेरिकन डिफेंस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। वहीं जर्मन आर्म्स मैन्युफैक्चरर डाइहल डिफेंस आइरिस टी सिस्टम को डेवलप और प्रोड्यूस करता है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है गुजारा भत्ता। डाइवोर्स जैसी सिचुएशन होने पर कोई महिला अपने जीवन को चलाने के लिए अपने हस्बैंड से एलिमनी की डिमांड कर सकती है। हस्बैंड एलिमनी देने के लिए लीगली बाउंड होता है। अगर इन केस हस्बैंड की मौत हो जाती है तो वाइफ अपने ससुर से एलिमनी मांग सकती है। मेंटेनेंस अमाउंट कितना होगा यह कोर्ट तय करता है। हस्बैंड की सैलरी, हस्बैंड की प्रॉपर्टी, बच्चों की परवरिश और दूसरे खर्चों को ध्यान में रखकर एलिमनी अमाउंट तय किया जाता है। लेकिन अगर वाइफ वर्किंग है और शादी से पहले भी नौकरी करती थी तो ऐसे में उसे एलिमनी नहीं मिलती। हालांकि अगर बच्चे हैं तो उनके लिए ऐसे डिमांड की जा सकती है। वैसे तो आमतौर पर हस्बैंड अपनी वाइफ को एलिमनी देता है, लेकिन कुछ मामलों में वाइफ भी अपने हस्बैंड को एलिमनी देती है। जैसे अगर वाइफ नौकरी में है और अच्छा पैसा कमा रही है, वहीं हस्बैंड आर्थिक रूप से कमजोर है और बेरोजगार है, तो ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड अपनी वाइफ से एलिमनी डिमांड कर सकता है। पहला सवाल, हाल ही में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम कहां बनकर तैयार हुआ है? नई दिल्ली, जयपुर, ग्वालियर या फिर भोपाल? अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020-21 से 2024-25 तक के टाइम पीरियड के लिए चलाई गई है। यह योजना कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें कल मैंने आपसे कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल, हीमोफीलिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हीमोफीलिया आनुवंशिक रूप से होने वाली एक बीमारी है। हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की कमी पाई जाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न था, भारत में उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 67B में बताई गई है। सही कथन को चुनना था, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो, और सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों ऑप्शन सही हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों का जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।